नमस्कार साथियों, मेरा नाम है आर.के. सिंह। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज के अपने इस एपिसोड में एक बड़े ही महत्वपूर्ण निर्णय की चर्चा करने वाले हैं जो कि जुड़ता है सुप्रीम कोर्ट से। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐसा फैसला सुनाया है जिसने बलात्कार से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण अपने देश में कानून है, सामाजिक जो समझदारी है, इन दोनों पर गहरा प्रभाव डाला है। बात करें कि आखिर कौन सा ये डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, तो सुप्रीम कोर्ट में एक मामला गया था जिसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की खास बेंच ने ये डिसीजन दिया है कि सहमति से बने हुए जो रिश्ते हैं उन रिश्तों के टूटने पर रेप केस नहीं बन सकता है। और यही मुद्दा है जो इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है। तो इसी के संदर्भ में हम देखेंगे कि आखिर सुप्रीम कोर्ट ने क्या टिप्पणी की है, किस आधार पर टिप्पणी की है, क्या निर्णय दिया है, उसके क्या निष्कर्ष होंगे। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट के इस दिए गए निर्णय का महत्व जो है वो आने वाले समय में क्या हो सकता है और इससे जुड़े हुए जो भी कानूनी प्रावधान है, जैसे आईपीसी की धारा 375 के तहत जो बलात्कार है, जो रेप है, उसे डिफाइंड किस तरह से किया गया है, बलात्कार के आधार क्या हो सकते हैं और इसमें जो बड़े स्तर पे जो बलात्कार है उसे उस गतिविधियों के तहत और भी कुछ महत्वपूर्ण जो क्लाज हैं वो जोड़े गए थे, तो उनकी हम बात करेंगे। और इस पूरे परिदृश्य में जो आर्टिकल या कहें जो आईपीसी धारा 376 है, इसके तहत जो बलात्कार है, बलात्कार के संदर्भ में जो सजा का प्रावधान है उसकी चर्चा करेंगे कि आखिर क्या सजा के प्रावधान किए गए हैं और विशेष परिस्थितियों में जो कठोर दंड है क्या वैसे प्रावधान भी इसमें शामिल किए गए हैं, उन पर चर्चा करेंगे। इसके अलावा जो भी प्रमुख संशोधन कानूनों में है उन पर भी हम बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं और इस पूरे मुद्दे को समझने का प्रयास करते हैं, जिसके संदर्भ में ये कहा गया है कि सहमति से बने हुए जो रिलेशनशिप हैं उनके टूटने के बाद रेप केस अब नहीं बन सकता। और इसी के संदर्भ में जो सुप्रीम कोर्ट है उसने अपना एक खास निर्णय दिया है जो कि इस समय चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसके संदर्भ में कहा जा रहा है कि बलात्कार से जुड़े हुए जो कानून है, सामाजिक जो समझदारी है, उसके ऊपर एक बड़ा प्रभाव ये डाल सकता है। तो इसी कारण से ये मुद्दा चर्चा में है। इसमें अगर देखें तो एक न्यूज़ आर्टिकल आपके सामने दी गई है जिसमें ये कहा गया है कि खास तौर पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा एक जो मामला गया था उसी मामले के संदर्भ में भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है इसने हाल ही में ये फैसला सुनाया जिसने बलात्कार से जुड़े हुए जो भी कानून है, जो सामाजिक समझदारी है, उस पर गहरा प्रभाव डाल सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट कर दिया है कि यदि किसी रिश्ते में देखें तो सहमति से बने हुए संबंध के बाद अगर आपस में मतभेद होता है, कोई विवाद होता है और उस विवाद से अगर दूरी आ जाती है तो उस आधार पर बलात्कार का, रेप का जो भी आपराधिक मामला है वो दर्ज नहीं किया जा सकता है। बड़ा ही महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि ये कोर्ट है, ये पूरा स्टेटमेंट है। और ये जो फैसला है ये महाराष्ट्र के सतारा जिले में सामने आया है। एक मामले के संदर्भ में देखने को मिला जिसमें एक महिला ने एक व्यक्ति के ऊपर शादी का झूठा वादा करके लगभग 1 वर्षों तक शारीरिक संबंध यानी कि बलात्कार करने का आरोप लगाया था, जिसके संदर्भ में ये जो मामला है ये कहाँ पहुंच गया था, तो ये कोर्ट में पहुंच गया था। अगर मामले को थोड़ा सा हम समझने का प्रयास करें कि आखिर ये पूरा मामला है क्या, तो देखिए मामला जुलाई 2023 का है, जब एक महिला ने ये आरोप लगाया है कि आरोपी ने जून 2022 से जुलाई 2023 तक शादी का झूठा वादा करके उसके साथ जबरदस्ती यौन संबंध बनाए, यानी कि उसके साथ रेप किया है, बलात्कार किया है। और इसके बाद जो भी महिला है उस महिला ने आरोपी के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और बलात्कार के केस दर्ज कराने के बाद देखें तो आरोपी ने इस पूरे आरोप जो उसके ऊपर लगाए गए थे उनको कहीं ना कहीं उन आरोपों से इनकार किया है। इस केस की जो जांच है और जो सुनवाई है उस सुनवाई के दौरान ये तथ्य सामने आया कि जो भी महिला है और जो आरोपी है उनके बीच पहले से काफ़ी नज़दीकी संबंध थे, जान पहचान थी और वो एक दूसरे से बार बार मिलते थे, उनके बीच में प्रेम संबंध भी थे। और कहीं ना कहीं इस पूरे मसले में देखें तो जो महिला है, महिला ने अपने पूर्व पति से जो खुल्लानामा होता है वो भी लिया था। खुल्लानामा कहने का मतलब होता है कि जो मुस्लिम महिलाओं को एक तरफा तलाक का क्या देता है, अधिकार देता है। तो इस तरह की पूरा ये स्थिति थी, मामला था जिसे हमने देखा। अब सुप्रीम कोर्ट का इस पूरे मुद्दे के संदर्भ में आखिर क्या टिप्पणी थी, क्या कमेंट था, किस आधार पे था, उसकी अगर हम चर्चा करें तो यहाँ पर देखिए सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच है जिसकी अगुवाई जस्टिस बी जो नागरत्ना है उन्होंने की थी और उन्होंने ये कहा था कि जो FIR है,
जो प्राथमिक कह सकते हैं कि रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, उसमें दर्ज आरोप को अगर मान लिया जाए तब भी ऐसा नहीं लगता है कि महिला की सहमति केवल विवाह के झूठे वादे का कारण थी। ये यहाँ पर कोट किया गया आर्गुमेंट। अदालत ने यह भी कहा है कि संबंध बिगड़ना या दूरी हो जाना आपराधिक कार्रवाई के लिए आधार नहीं बन सकता। और इसी के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने यह स्पष्ट किया है कि इस तरह के जो भी मामले हैं, उन मामलों ने अदालत पर जो एक अनावश्यक बर्डन है वो जनरेट किया है। और इस संदर्भ में देखें तो आरोपी की जो सामाजिक प्रतिष्ठा है उसको भी कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाने का प्रयास किया है। और इस पूरे मसले में जो भी कोर्ट है, जो अदालत है, उसने इस बात पर खास तौर पे जोर दिया है कि एक विवाहित जो महिला है, जिसका 4 साल का एक पहले से बच्चा भी है, इस प्रकार के लंबे समय तक ऐसे संबंध में रहना जिसमें देखें तो एक शोषण हो, असामान्य लगता है, असंभव लगता है। और महिला के द्वारा जो भी आरोपी है, आरोपी के गांव बिना किसी सूचना के पहुंच जाना और उसकी जो मानसिक स्थिति है वो व्यथित तौर पे दर्शाता है, जिसमें देखें तो इस केस में जो व्यक्तिगत असंतोष है, जो दुर्भावना है, उससे प्रेरित होने का अनुमान लगाया जा सकता है। इस तरह की पूरी जो बात है वो सुप्रीम कोर्ट ने कही है। और इसी पूरे मसले में देखें तो निर्णय आया है, कुछ खास निष्कर्ष सुप्रीम कोर्ट के इस खास बेंच ने दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने आरोपी की जो अपील है वो स्वीकारते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट के जून 2024 के आदेश को रद्द कर दिया, जिसने आरोपी की जो याचिका है वो खारिज कर दी थी। अदालत ने कहा कि आरोपी, जिसकी उम्र केवल 25 वर्ष है, को लंबी और थकाऊ जो मुकदमेबाजी है उसमें फंसाना उचित नहीं होगा। और इस स्थिति में आरोपी के खिलाफ दर्ज जो केस था उसे रद्द करना न्याय के हित में कोर्ट ने माना है। अब ये जो पूरा डिसीजन आया है, पूरा जो मामला था, ये इस कारण से महत्वपूर्ण हो जाता है कि इस तरह के जो फैसले हैं उनका आने वाले समय में बहुत सारे जो मामले होंगे उनके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा, यानी इस फैसले का आने वाले समय में क्या सिग्निफिकेंस हो सकता है, क्या प्रासंगिकता हो सकती है, ये सबसे महत्वपूर्ण विषय है। तो देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो कानूनी अस्पष्टता है वो इससे क्लियर होती है। जैसे इस फैसले से ये तो पूरी तरह से साफ हो गया है कि सहमति से बने हुए जो भी संबंध हैं, अगर वो आपस में टूटते हैं और उस टूटने के कारण अगर उसमें से जो वीमेन है, जो महिला है, जो फीमेल है, अगर पुरुष के ऊपर बलात्कार जैसे आरोप लगाती है या इसके संदर्भ में कोई भी केस दर्ज किया जाता है, तो इसे सीधे निराधार मानकर इसे खारिज कर दिया जाएगा। ये बड़ा ही महत्वपूर्ण एक कह सकते हैं कि डिसीजन है सुप्रीम कोर्ट का। यही नहीं, इसका जो प्रभाव है, चूंकि भारत में देखें तो अदालतों के ऊपर जो विभिन्न केस हैं, जो मामले हैं, उनका दबाव इतना अधिक है कि वर्षों से, यानी 10-10, 20-20 वर्ष से जो मामले हैं वो पेंडिंग है, आज भी उनके ऊपर सुनवाई हो ही नहीं रही है। ये सामान्य अदालतों की बारे में बात कर रहे हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट में तो ऐसे बहुत सारे मामले हैं जो 25, 30, 40 वर्षों से पेंडिंग में है, उनके नंबर ही नहीं आ रहे। और इस कारण से कहा जा रहा है कि इस तरह के जो मामले हैं, इस तरह के जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, इस कारण से अदालत पे पड़ने वाला जो बोझ है वो कम होगा, क्योंकि बिना किसी ठोस आधार के दर्ज होने वाले जो भी रेप के जो मामले हैं उनकी संख्या कम होने से न्यायपालिका का जो संसाधन है, जैसे अगर देखें तो जो कोर्ट है, कोर्ट के अलग अलग जो रिसोर्स हैं, चाहे हम बात करें कि फाइल दर्ज होने की, FIR दर्ज होने की, और वहाँ से जो प्रक्रिया शुरू होती है कोर्ट में इसकी सुनवाई की, ये सारी कार्रवाई होने के दौरान जो संसाधन का दुरुपयोग होता है वो कहीं ना कहीं संसाधन का दुरुपयोग होने से जो मात्रा है वो बच सकती है। तो ये एक बड़ा महत्वपूर्ण प्रभाव है। इसके अलावा जो भी आरोपित हैं उनकी जो प्रतिष्ठा है उनकी रक्षा होगी, क्योंकि झूठे या जो भी दुर्भावनापूर्ण आरोपों से जो आरोपी की सामाजिक और नैतिक जो प्रतिष्ठा होती है वो हमेशा प्रभावित होती है, उसे नुकसान पहुँचता है। तो ऐसे जो नुकसान है उनसे बचा जा सकता है। और एक सोशल कह सकते हैं कि संदेश भी इससे जा रहा है, सामाजिक संदेश भी गया है इस फैसले से। ये फैसला समाज में ये समझ बढ़ाने में मदद करेगा कि रिश्तों के टूटने को अपराध से जोड़ना ठीक नहीं है। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण पहल है, क्योंकि आज के समय देखें, खास तौर पे जो यूथ है, यूथ के संदर्भ में ये देखने को मिलता है कि आज जो भारत में जो एक समाज की दिशा है वो काफ़ी अलग डायरेक्शन में जा रही है। और जो सामाजिक ताना बाना पहले का था वो पूरी तरह से बदलते हुए दिख रहा है। आज तुरंत लोगों के बीच में एक तरह से देखें तो रिलेशनशिप डेवलप हो जाता है, उसके बाद वो आपस में मिलने जुलने रहते हैं या फिर रिलेशनशिप में रहने लगते हैं, और बाद में अक्सर इस तरह की जो समस्या है
वो देखने को मिलती है कि महिला पुरुष के ऊपर रेप या इस तरह के बलात्कार का आरोप लगाती है। उस कारण से देखें तो ऐसे जो मामले हैं, ऐसे लाखों जो मामले हैं वो न्यायालय में पेंडिंग है। तो इस कारण से देखें तो एक सामाजिक संदेश भी है और एक तरह से मामलों के संदर्भ में स्पष्ट दिशा निर्देश भी कहा जा सकता है। इस पूरे मसले के संदर्भ में जो न्याय की संवेदनशीलता है वो भी देखने को मिली है। अदालत ने नाबालिग और जो युवा आरोपित है उसके पक्ष में संवेदनशीलता दिखाते हुए लंबे जो मुकदमे हैं उसमें फंसने से बचाने का ये खास दिशा निर्देश दिया है। तो ये पूरा हमने देखा कि आखिर पूरा मामला क्या था, मामले के संदर्भ में जो महिला है उसने क्या आरोप लगाए थे, उस आरोप के संदर्भ में जो कोर्ट है उसने किन आधारों के ऊपर इस पूरे मसले को हल किया है और इस जो भी डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट का, इसका क्या आने वाले समय में महत्व हो सकता है, उसकी हमने चर्चा की। इसके अलावा अगर देखें तो इसका जो कानूनी प्रावधान है उस पर थोड़ा सा संक्षिप्त रूप से बात करेंगे, जो कि आईपीसी की धारा 375 है। ये क्या कहती है, ये बलात्कार को डिफाइन करती है, परिभाषित करती है, जिसके अनुसार यदि कोई भी पुरुष, कोई भी मेल किसी स्त्री के साथ कुछ खास परिस्थितियों में उसकी इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, उसकी सहमति के बिना शारीरिक संबंध बनाता है, तो ये क्या माना जाएगा, ये बलात्कार माना जाएगा। और इसके लिए कुछ खास आधार निर्धारित किए गए हैं, जिसमें अगर देखें तो ये कहा गया कि बलात्कार के कौन कौन से आधार होंगे। तो उस महिला के इच्छा के विरुद्ध यदि कोई यौन संबंध बनाता है, सहमति के बिना यौन संबंध बनाता है, डराकर या फिर उसे धमकाकर सहमति लेना अगर इसमें दिया गया है तो शामिल किया गया है, या फिर ये भी कहा गया कि अगर 18 वर्ष से कम उम्र की लड़की है तो उससे जो संबंध बनाने की बात है, कनिष्ठा जो सहमति है वो अमान्य है। तो ये क्या है कि ये सारे जो मामले हैं ये रेप के अंतर्गत आते हैं। यही नहीं, मानसिक रूप से कोई विक्षिप्त महिला है तो उससे भी कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि असहमति लेना या उसके साथ यौन संबंध या कह सकते हैं कि इस तरह के संबंध बनाना बलात्कार की श्रेणी में आता है। तो ये पूरे आधार दिए गए हैं। इसके अलावा देखें तो 2013 के बाद क्या है कि इस बलात्कार की जो परिभाषा है इसमें कुछ और भी कार्य जोड़े गए हैं जो बड़े ही स्पेसिफिक है। जैसे देखिए, अब वस्तु या शरीर के अंग से यौन उत्पीड़न, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण बात है कि ऐसी बात है कि शरीर के किसी अंग से यदि या किसी वस्तु से यौन उत्पीड़न किया जाता है तो वो भी क्या होगा, वो बलात्कार की श्रेणी में शामिल किया गया है। महिला को निर्वस्त्र करना या फिर अश्लील जो हरकत है वो करना, ये सारी एक्टिविटीज क्या है कि अब 2013 से बलात्कार के तहत शामिल कर लिए गए हैं। तो ऐसा नहीं कि बलात्कार का मतलब सिर्फ यौन संबंध बनाना ही है, अब क्या है कि इसे और विस्तार दिया गया। कई सारी जो गतिविधियां हैं, जो क्रियाएं हैं वो इसके तहत शामिल कर दी गई हैं, जिनके बारे में हमने देखा। इसके अलावा देखें तो आईपीसी की धारा 376 क्या कहती है, तो ये बलात्कार की जो सजा है उसके संदर्भ में व्याख्या करती है। इस धारा के अंतर्गत देखें तो सामान्य रूप से 10 वर्ष से आजीवन कारावास के बारे में उल्लेख मिलता है। अग्रवर्ती या जघन्य जो मामले हैं उसमें मृत्युदंड तक का भी इसमें सजा का प्रावधान किया गया है। यही नहीं, विशेष परिस्थितियों की बात करें तो उनमें कुछ खास कठोर दंड का भी प्रावधान दिया गया। जैसे पुलिस अधिकारी के द्वारा हिरासत में अगर बलात्कार किया जाता है, शिक्षक के द्वारा अगर किसी छात्रा का बलात्कार किया जाता है, डॉक्टर के द्वारा उसके अपने मरीज का यदि यौन शोषण होता है, या कह सकते हैं कि जो सामूहिक बलात्कार होते हैं, गैंग रेप होते हैं, ये कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें खास तौर पे कुछ अलग सजा के प्रावधान दिए गए हैं। यही नहीं, 12 वर्ष से कम उम्र की अगर बच्ची है उसके साथ अगर बलात्कार होता है तो इन मामलों में क्या है कि पोक्सो एक्ट के तहत क्या होगा कि उसे सजा मिलेगी। तो इस तरह के कुछ विशेष परिस्थितियां हैं जिसमें अगर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है तो जो सजा का प्रावधान है वो बड़ा ही कठोर है। इसके अलावा देखें कुछ प्रमुख संशोधन हुए, जैसे क्रिमिनल लॉ जो संशोधन अधिनियम 2013 है, जो कि खास तौर पे निर्भया जो केस हुआ था, रेप केस हुआ था, सामूहिक बलात्कार कह सकते हुआ था, उसके बाद कुछ बड़े बदलाव देखने को मिले थे क्रिमिनल लॉ अधिनियम में। तो देखिए आईपीसी, सीआरपीसी और जो एविडेंट एक्ट है इसमें बड़े स्तर पे व्यापक जो संशोधन है वो किए गए थे। जो बलात्कार की जो परिभाषा है वो उसमें विस्तारित किया गया था। जैसा कि हमने आपको बताया भी, पीड़िता की जो पहचान है वो
छिपाने की सख्त व्यवस्था यहाँ पर की गई थी और फास्ट ट्रैक जो कोर्ट्स है उसका भी प्रावधान शामिल किया गया था। इसके अलावा देखें तो पोक्सो जो एक्ट 2012 है, जो खास तौर पे बच्चों के यौन शोषण से सुरक्षा देता है। 18 वर्ष से कम आयु के जो बच्चे हैं, चाहे वो मेल हो या फीमेल है, उन बच्चों के यौन उत्पीड़न के लिए खास तौर पे विशेष ये प्रावधान करता है पोक्सो एक्ट। फास्ट ट्रैक जो ट्रायल और विशेष जो अदालतें हैं उनकी व्यवस्था की गई ताकि जल्दी से जल्दी पोक्सो एक्ट के तहत जो भी मामले दर्ज किए गए हैं उनका समाधान किया जा सके। इसके अलावा देखिए क्रिमिनल लॉ जो एक्ट 2018 है, ये कहता है कि 12 वर्ष से कम आयु की जो बच्चियां हैं उनके बलात्कार पर मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है और महिला पुलिस अधिकारी के द्वारा इसका पूरा जांच किया जाएगा, वो अनिवार्य होगा और 2 महीने के भीतर जो ट्रायल है वो पूरा करना इस मामले में शामिल किया गया है। तो इस तरह के बहुत सारे जो प्रावधान हैं वो अपने देश में इस तरह के बलात्कार या इससे जुड़े हुए जो भी मामले हैं यौन शोषण के, उन मामलों से जुड़े हुए जो कानूनी प्रावधान है वो काफ़ी मजबूत बनाए गए हैं ताकि जो भी समाज है, समाज के जो महिलाएं हैं या इस तरह के जो भी वर्ग हैं उन्हें सुरक्षा प्रदान की जा सके। तो इस तरह से पूरे मसले की जानकारी हमने ली कि आखिर जो कोर्ट ने कहा है कि सहमति से बने रिश्ते के टूटने पर रेप केस अब दर्ज नहीं हो सकता और सुप्रीम कोर्ट का ये जो फैसला आया है जिसने बलात्कार से जुड़े हुए जो भी कानून है, सामाजिक जो समझदारी है, इन दोनों के ऊपर अब गहरा जो प्रभाव है वो डाल सकता है और इस पूरे मसले के संदर्भ में जो मामला है, मामले से जुड़े हुए जो भी अहम पहलू थे उन पर हमने बात की। इससे जुड़े हुए जो कानूनी प्रावधान है, आईपीसी की धारा 375, 376, इन सभी की व्याख्या की। इसके अलावा विशेष परिस्थितियों में जो कठोर दंड देने का प्रावधान है उन पर भी चर्चा की और जो महत्वपूर्ण कह सकते हैं इस तरह के कानून हैं उनमें जो संशोधन हुए उन पर भी हमने चर्चा की। इसी से जुड़ा हुआ एक प्रश्न देखते हैं, निम्न में से पोक्सो एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? वर्ष 2010, 2012, 2014 या फिर 2016? तो इस तरह से हम इस पूरे मुद्दे की चर्चा की, इस महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के निर्णय की चर्चा की, इसके जुड़े हुए जितने भी अलग अलग पहलू हैं उनके ऊपर बात की। तो आज के एपिसोड में इतना ही रखते हैं। आप सभी हमारे साथ बने रहें, इसके लिए धन्यवाद।